केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 1। लास्ट टाइम हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ कवर हो गई थी और रिसेंटली हम लोगों ने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिस्कस किया है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसके हम ट्रेंड्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। इस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे आने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। इसके बाद दूसरी चीज़ कि मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। और फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे जो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रा। आपने अक्सर सुना होगा जैसे इंटर यूनिवर्सिटी और इंट्रा यूनिवर्सिटी कंपटीशंस होते हैं ना, इंटर यूनिवर्सिटी और इंट्रा यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से मैं दो डिफरेंट बॉडीज़ लेता हूँ, एक ये और एक ये, और लेट्स कंसिडर कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, और इन दोनों के दरमियान की जो फोर्सेस होंगी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इनको हम कहते हैं, ये होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर, तो इसको हमने क्या डिफाइन किया? These are between two different molecules। ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है इंट्रा मॉलिक्यूल। इंट्रा मॉलिक्यूल को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि विद इन वन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल ये जो मॉलिक्यूल ए था ये फर्दर 2-3 एटम से मिलके बना होगा। ये लेट्स से कंसिडर कि ये मोनो एटॉमिक नहीं है, ये फर्दर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी 3 एटम से मिलके बना है। तो इनकी जो आपस की अट्रैक्शंस होंगी या रिपल्शंस होंगी उनको हम कहेंगे कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, इंट्रा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि ये मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल में देख चुके हो कि मेटेलिक कैरेक्टर हम कहते किससे हैं, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अगर आप रिकॉल करो, आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ के आए होगे। क्रिस्टल सिस्टम्स जिसके अंदर कौन कौन से होते थे? क्या होते थे? क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्रायगोनल, टेट्रागोनल और ये ब्ला ब्ला आपके कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते थे। उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की फर्दर कुछ टाइप्स होती थी। लाइक हम कहते हैं कि आपके जो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाता है, और फर्दर आप जैसे भी उसको डिफाइन करते हो। तो आपके जो मेटल्स होते हैं ना, वो सब के सब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये तो मैंने उस दिन क्लियर किया था कि मेटल्स अमूमन हार्ड होते हैं, बट ये एक जनरलाइजेशन है, सब के सब हार्ड नहीं होते। मैंने आपको मेंशन किया था कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है और ना ही वो हार्ड है। ठीक है, बट इन जनरल आप कह सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सॉलिड्स होते हैं इनके स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं सोडियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सोडियम का हमें एक स्टोन मिला और हम उसको देखना चाह रहे हैं कि उसका देखने में वो होगा कैसे। 1 2 3 4, अब मैं इन जनरल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने इन पर्टिकुलर सोडियम का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा, वो हो सकता है कोई ना कोई क्यूब होगा। लेट्स से वो इस तरह आपस में इक्वली स्पेस्ड सोडियम के एटम्स पड़े हुए हैं। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने की, इनके रेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब ये कोई इरेगुलर, जैसे आप कहते हो कि पॉलीमर्स के होते हैं और कुछ सेरामिक्स के इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेटल्स में यूँ नहीं होता, मेटल्स के रेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एटम्स हो गए, और आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मेटल्स के, या पढ़ चुके हो कि मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली दरमियान में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने मेटल के स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखा हुआ होता है। ठीक है, और इसको आप इलेक्ट्रॉन सी कहते थे, और ये सब कुछ आप वो पढ़ चुके हो जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में था।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का एटम है और दूसरा आपका मैग्नीशियम का और तीसरा एल्यूमिनियम का, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं रिस्पेक्टिवली 11, 12, 13। सो फर्स्ट शेल में कितने आते हैं 2, सेकेंड में 8 और लास्ट वाले में अब सोडियम के लास्ट शेल में होगा 1, मैग्नीशियम में 2 और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये तीनों मेटल्स हैं और जो इनका इलेक्ट्रॉन C बनेगा, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एल्यूमिनियम के केस में सबसे ज़्यादा होंगे। तो अब होगा क्या कि जब जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे तो आप इमेजिन करो कि सारे के सारे एटम्स ज़्यादा टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे आपस में। और ये कौन सी फोर्सेस हैं, इंट्रा हैं कि इंटर हैं? इनको हम ना इंट्रा कह सकते हैं ना इंटर कह सकते हैं। रीज़न बिंग कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। सोडियम या जो मेटल्स होते हैं ये आपके मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, आपके यूजुअली नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन फोर्सेस को आप कहोगे कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होंगी किस चीज़ के साथ, आपका जो लेफ्ट से राइट साइड पे अगर आप आ रहे हो किसी भी पीरियड में तो आपके जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितना आपका ग्रुप नंबर ज़्यादा होगा, लाइक आप कहते हो ग्रुप 1 के सब जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपको प्रोडिक टेबल भी मैं दिखा देता हूँ। इस प्रोडिक टेबल में आप देखो ये ग्रुप 1 है ना आपके पास, इस पूरे के पूरे ग्रुप 1 में सब के सब 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस यहाँ पे एंड होती हैं। ठीक है, दैट एक्चुअली मीन्स कि इन सब के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में s सब ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन वहां से जब निकल जाएगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज छोड़ेगा। सेकेंड ग्रुप वाले 2, 3a, 4a। अब 4a तक इस बात को जनरलाइज कर सकते हो कि आपका लेफ्ट से राइट साइड पे स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वो बढ़ेगी। ठीक है, ये तो था इन जनरल कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है और मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम आएंगे जो एक्चुअल आज का हमारा टॉपिक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। लेट्स से मैं किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट की बात करता हूँ। आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, लेट्स से उसका नाम है, क्या नाम रखें उसका नाम रख देते हैं ABC। ABC उस एलिमेंट का नाम है। ये जो ABC एलिमेंट है ना, ABC एलिमेंट, इसका टेम्परेचर हम लोग 0 केल्विन पे ले गए हैं। कहाँ पे? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन आपको समझते हैं ना किसे कहते हैं? 0 केल्विन वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जो अटेन किया जा सकता है और ये -273 पॉइंट सम नंबर इतने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे किसी ABC एलिमेंट को ले गए हैं। ठीक है, और उस स्टेट के अंदर वो आपके ख्याल में सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगी? कॉमन सेंस क्या कहती है कि वो सॉलिड होना चाहिए। आप जितना टेम्परेचर रेज करते हो तो चीज़ गैसियस की तरफ जा रही होती है ना। बेसिकली जितना टेम्परेचर कम होगा वो उतना ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होगा, उतना हार्ड होगा। लेट्स से वो ABC एलिमेंट जो है वो अभी हार्ड है, सॉलिड है, सॉलिड ABC। आपने आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को रेज करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर आपने रेज किया तो होगा क्या, आप टेम्परेचर डायरेक्टली रेज नहीं कर सकते, आप उसको हीट सप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे आपने किसी कंटेनर के अंदर उसको डाला हुआ, नीचे से आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक, हीट को थोड़ा पीला पीला बना देते हैं, ये कुछ और नजर आने लग गया। अच्छा, ये आपका वो था जो सॉलिड था और आपने जब हीट देना शुरू की तो लेट से मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपकी हीट जा रही है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर आ रहा है। हीट को हम Q से लेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप जूं हीट देते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अब टिल आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पे फर्दर आप हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ेगा और वो जितनी उसके बाद आप हीट सप्लाई करोगे वो कुछ देर तक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई होती रहेगी। ये वो वक्त है जब आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है और इस वक्त जो ये टोटल एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब कुछ आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जस्ट फॉर रिकॉल करने के लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसके बाद आप फर्दर जब जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पॉइंट पे आप पहुंचते हो तो ये बेसिकली आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, फिर से हीट सप्लाई करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा
और फिर एक पॉइंट आएगा जब फिर अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट ऐड होना शुरू हो जाएगी, और ये वो वक्त होगा जब आपका लिक्विड अब गैस में चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को आप बॉइलिंग पॉइंट कह देते हो। कन्वर्सली जैसे आपने अपनी डेफिनेशंस में पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि जब आप ना इसको हीट कर रहे होते हो तो हो क्या रहा होता है, ये ज़्यादा वेपराइज होने की कोशिश कर रहा होता है, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज, हीट इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज जो सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका वेपर प्रेशर एग्जैक्टली उस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर जो आपका है ना, वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, 101.325 किलो पास्कल्स, या आप इसको 1 ATM कह लेते हो, या आप इसको 760 टॉर्स कह देते हो, वो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिट्स में लिख रहे हो इसको। आपका जब वेपर प्रेशर 101.325 कह लो, या 1 ATM कह लो, या 260 टॉर कह लो, जब इतना हो जाएगा तो उस वक्त जो आपकी कंडीशन हो, इसको हम कहते हैं, ये डिफाइन करते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी कांस्टेंट हीट के मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट एडिशन होती है, और इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। इस हीट को, ये जो हीट आपने सप्लाई की थी, ठीक है, ड्यूरिंग बॉइलिंग जो आपने हीट सप्लाई की थी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा ही साइड पे निकलते जाए, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और टॉपिक हमारा ये था कि हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कवर करने थे इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के। अच्छा, अब होता ही है, आपको एक चीज़ तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल कहाँ गया, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, मैं फर्स्ट 4 ग्रुप्स की बात करूँ, ग्रुप 1A, 2A, 3A और 4A, ठीक है। इनका जो ग्रुप नंबर होता है, इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी उतने ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब कार्बन की लेट से बात करते हो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। बोरॉन की बात करो, इसमें 3 होंगे, एल्यूमिनियम में 3 होंगे, गैलियम में 3 होंगे, इंडियम में 3 होंगे, ठीक है। आप किसी की बात करो, आप नाइट्रोजन की बात करते हो, इसके आउटरमोस्ट में 5 होंगे, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7। फिर आपने इन जनरल एक और चीज़ भी पढ़ी होगी कि ऑक्टेट रूल एक होता है, यानी हर शेल की टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। अब होता ये है कि आप 1A से 4A तक के जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब अमूमन मेटेलिक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूं कि मेटेलिक क्रिस्टल कैसा होता है। सो ये जितना भी पोर्शन है जिसको मैं अभी हाईलाइट किया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन वो है जो मेटेलिक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और मेटेलिक क्रिस्टल की ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिए थे कि जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे आते हो, तो लेफ्ट से राइट साइड पे क्या होता है, सॉरी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाता है। लेफ्ट से राइट पे जब आप आते हो तो एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे आके क्या करता है, ये बॉन्डिंग में फिर पार्टिसिपेट करता है। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जब ये इलेक्ट्रॉन करेगा इन मेटल्स के अंदर, तो आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला ट्रेंड तो ये हो गया आपका कि मेटल्स के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट आते हो तो आपका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसी पार्ट के अंदर ये जो ग्रुप 1A से लेके 4A तक की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जब आप टॉप से बॉटम अगर आप आते हो, अगर आप टॉप टू बॉटम देखो ना, तो आपका क्या होता है कि साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम आपका साइज बढ़ रहा होता है ना। तो व्हेन टॉप टू बॉटम आपका साइज बढ़ रहा होता है, सॉरी, साइज आपका इंक्रीज कर जाता है, और जब साइज इंक्रीज कर देगा तो लेट से ये दो आपके एटम्स यूं आपके मेटेलिक क्रिस्टल में होते हैं ना, सारे एटम्स यूं बॉन्ड हुए हुए होते हैं। लेट से एक ये स्ट्रक्चर है और एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है, तो आप मुझे ये बताओ कि बॉन्डिंग किस में ज्यादा स्ट्रांग होगी, किस में ज्यादा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस वाले में ज्यादा स्ट्रांग होगी, वजह बिकॉज इसमें बहुत क्लोज है, और इसमें चूंकि एटम्स का साइज बढ़ गया है तो अब उनमें बॉन्डिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट इसी तरीके से जिनका स्मॉल साइज है उनका ज्यादा होगा। तो जब इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आप आ रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो आपके होंगे ये डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप 1A से 4A तक के लिए, ठीक है। ग्रुप 1A से 4A तक के ट्रेंड्स आपने देख लिए।
इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो लेट्स से ये देखें, ये देखो ग्रुप 1A के, ये अभी कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास पहले आ गया लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आपके पास सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहे हो और ये पहले 4 की बात हो रही है, तो देखो आपके पास बॉइलिंग, ये आपके पास क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों का ग्राफ है। ये जो नीचे वाला आपके पास है ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है और ऊपर वाला आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो देखो आपके पास बढ़ रहा है और कार्बन पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन ये तकरीबन 3500 के लगभग होता है, ठीक है। और इसी वजह से कार्बन नॉन मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कैरी करता है। जो आपका डायमंड है ना, डायमंड का आपको पता है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद जो दूसरा मटेरियल है वो आपके पास टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन। टंगस्टन का क्या वजह है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, उसका भी अराउंड 3500 टू 3600 है। उसकी रीजन आपके पास हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की क्या रीजन है, ठीक है। अच्छा, ये तो ग्रुप 1A से 4A तक के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास बाकी के ग्रुप्स हैं, आपके ग्रुप 5A, 6A और 7A, उनमें क्या हो रहा होता है। ग्रुप्स 5A से लेके 5A, 6A एंड देन 7A, 8A तो चूंकि नोबल गैसेस है उनकी प्रॉपर्टीज बाकियों से अमूमन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बिकॉज वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो आपके ग्रुप 5A में होता है ना, यहाँ पे मेटेलिक क्रिस्टल नहीं रहता, और जब मेटेलिक क्रिस्टल नहीं रहेगा तो इसका मतलब है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाली कहानी थी वो तो इसमें नहीं होगी ना। इनमें क्या होता है, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5A का कोई एटम, नाइट्रोजन 5A में है, ऑक्सीजन 6A में है और फ्लोरीन 7A में है, ठीक है। नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और N2 का मतलब ये हुआ कि N ट्रिपल बॉन्ड N, बिकॉज नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को भी ये दोनों 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन, अगर मैं इतना सा नाइट्रोजन का लूं ना हिस्सा, तो उसमें इस तरह होता है, नाइट्रोजन आपस में कुछ यूं पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इनकी जो आपस में फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, वो वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस होंगी, और जो वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस की वजह से जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत कम होंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन के बाद अगर मैं ले लेता हूं लेट्स से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, ये जो इनके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं ये आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। और इन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं कि लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक और मॉलिक्यूल है, O2 और O2, इनके दरमियान की जो फोर्सेस होंगी, जो बहुत वीक फोर्सेस होंगी, जो वैंडरवॉल्स फोर्सेस होंगी, वो बेसिकली डिटरमिन करेंगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो वो इनके अमूमन बहुत कम होते हैं, और इनसे के लेफ्ट से राइट साइड पे जब आप आते हो तो बेसिक अमूमन वो डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो इसी वाले पार्ट के अंदर, टॉप टू बॉटम, तो अब जब मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे ऑफ कोर्स पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। पोलराइजेबिलिटी, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ना तो आपकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल आप लेट्स से ग्रुप हेलोजेंस की बात करते हो, सबसे ऊपर फ्लोरीन, फिर उसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड देन एस्टेटीन, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास फ्लोरीन है ना, इसकी मॉलिक्यूलर साइज बहुत कम होता है, इसका एटॉमिक साइज बहुत कम होता है। इसके बाद क्लोरीन थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन ज्यादा बड़ा, आयोडीन बहुत बड़ा। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी लेट्स से ये फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये इसके पास से जब गुजरेगा तो इस वाले फ्लोरीन के ऊपर इसको पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव बना देगा, ठीक है। और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसकी वजह से ये सारे बॉन्ड्स आपस में बना हुआ होगा। लेकिन इसी केस में अगर थोड़े से बड़े एटम्स ये होते तो फिर ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता, ठीक है। और इस इंड्यूस चार्ज की वजह से पोलराइजेबिलिटी बेसिकली ये होती है ना कि ये ज्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा जब बड़ा साइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरफ को डिस्पर्स करना पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन के केस में आपका ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपके होते हैं,
ठीक है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाइट लिख दिया मैंने, सॉरी, ये इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारी डिस्कशन यहाँ पे एंड हो जाती है कि आप देखो हमने कैसे आज डिस्कस किया कि ग्रुप 1 से 4A को हमने अलग डिस्कस किया और 5A से आगे जो थे हम लोगों ने अलग डिस्कस किया। 1 से 4A जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो, लेफ्ट टू राइट, तो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम, तो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। ग्रुप 5A से आगे जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो अमूमन आपके रिड्यूस होने लग जाते हैं, और फिर जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपके इंक्रीज होने लगे, यानी टोटली ऑपोजिट ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों के आपस में, ठीक है। तो इसके बाद एक फाइनल चीज, एक एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके ट्रेंड्स टोटली डिफरेंट होते हैं। इनके जो ट्रेंड्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के अंदर, इनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हम चैप्टर 6 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं इसी की। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर जो कलर्स हैं ये आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बता रहे हैं। जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे फॉर एग्जांपल आ रहे हो तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन में बहुत ज्यादा इंटेंस रेड कलर हो गया, इसका मतलब है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू, ज्यादा डार्क ब्लू होता जा रहा है, और डार्क ब्लू का मतलब है रिड्यूस होता जा रहा है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से आप टॉप टू बॉटम देखो, इस वाले हिस्से में ऊपर कलर आपका डार्क है, नीचे आपका लाइट येलो होता जा रहा है, ठीक है। और लाइट येलो का मतलब है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। और इस वाले पार्ट में देखो ऊपर आपका ब्लू है, नीचे आपका येलो, और फिर येलो कलर इंटेंस होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ब्लू एंड देन येलो कलर इंटेंस होता जा रहा है, ऊपर से नीचे आपका बढ़ता जा रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये तो आपको समझ आ गई ना, एस और पी ब्लॉक के अंदर तो ये हो रहा होता है। डी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि पहले आपके पास यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, बिकॉज ये सारा ही रेड वाला पार्ट है। यहाँ आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पहले बढ़ते हैं और उसके बाद फिर कम होते हैं, और फिर उसके बाद ये वाला ट्रेंड आगे चलता है, ठीक है। सो ये हम लोग यहां से आपको कुछ समझ आ जाएगी। ये आपके पास ग्रुप 6 है, सॉरी पीरियड नंबर 6 है आपके पास, ठीक है। पीरियड 6 में देखो आप एस ब्लॉक में पहले बात करते हो कि आहिस्ता आहिस्ता आपका इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में आप देखो कि बहुत ही इरेगुलर सा ट्रेंड है, यूं करके कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको बता चुका हूं कि पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है, ठीक है। और डी ब्लॉक के बाद है फिर आपके पास पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में आप देखो ये आपके पास था डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के बाद अब पी ब्लॉक है जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में अंदर आपके पास देखो नॉर्मल सा ट्रेंड है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है, फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आपके पास यह नॉर्मलस बिहेवियर है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं और पीरियोडिक टेबल में वो कैसे वेरी करती हैं।